नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। सर, क्या कहना चाहेंगे, जब से भारत देश के अंदर 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश या अन्य जो यूरोपीय देश हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ पर जो हिंदू रह रहे हैं उनका बहिष्कार किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, और यहाँ तक कि उनको वहाँ से पलायन करने का भी मतलब कोशिश की जा रही है। और जिस प्रकार से अफगानिस्तान से सिख लोग जो पलायन किया था भारत देश के लिए, क्या आप मानते हैं कि इसमें नरेंद्र मोदी जी की जो कमज़ोर सरकार है जिसके कारण ये सब हो रहा है, जो कि इन देशों पर वो कुछ अपना दबाव नहीं डाल पा रहे हैं? तो क्या कहना चाहेंगे इसी बात को लेकर? अमित भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय समय पर अपने समय पर जो प्रासंगिक समय के अनुसार मुद्दे उठाते हैं और उसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद, धन्यवाद। मेरा ये कहने मतलब है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, तब से आप ये देखें जो यहाँ पर इन्होंने हिंदू मुसलमान करके मॉब लिंचिंग शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ में, क्रिश्चियन के साथ में, मुसलमानों के साथ में जो किए है इन्होंने मॉब लिंचिंग, उसका असर पूरे विश्व में पड़ा है। उसकी वजह से जो है इनका जो विदेश नीति है वो फेल होने का ये भी एक मुख्य कारण है कि इनकी मॉब लिंचिंग को देख देख करके आज हिंदुओं के साथ में ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में और क्या नाम है, अमेरिका में सब जगह जो है हिंदू विरोधी भावनाएं, यूरोपीय कंट्रियों में सब जगह हिंदू विरोधी भावनाएं उत्पन्न हो गई हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने की वजह से मुस्लिम देशों के अंदर में भी इनके खिलाफ वातावरण हो गया है। तो यही कारण रहा कि आज बांग्लादेश जो हमारा दोस्त हुआ करता था भारत का, आज वो भी हमारा विरोधी हो गया। और आज वहाँ की जनता इतनी उग्र है कि वो उन्होंने जब से वो ये उस्मान जो हादी जो था, उस्मान हादी, तो जो इसकी हत्या हुई है, तो वहाँ एक हो सकता है ये भारत के लोगों ने, किसी व्यक्ति ने नहीं की है, ये यूनिट सरकार नहीं करवाई है। क्योंकि जो लोग आज तक जिनके साथ मिलकर के, जिनके कंधों पे चढ़ करके ये वहाँ के राष्ट्रपति बने, जो यूनिट सरकार जो बनी है, इन लड़कों की, बच्चों की इनको ज़्यादा अनुभव है नहीं है, और उसका इन्होंने दुरुपयोग करके, उसका मिसयूज करके, फायदा उठा करके और ये सत्ता में काबिज हो गए। ये चाह रहे थे कि वो इन्हीं को आगे रेगुलर जो है इस तरह का संविधान और वो उसमें परिवर्तन कर लिए जाएं कि आगे शेख हसीना जो है सत्ता में कभी ना आ पाए। उनको तो, उनकी पार्टी को तो इसमें रोक ही दिया है ना। और उसी का है कि वो दीपू नामक जो लड़का है वहाँ पे, उसका दीपू दास जो है, वो उस लड़के को उन्होंने वहाँ पे मार दिया। उसका भी ये सिर्फ ये इम्पैक्ट है भारत की मॉब लिंचिंग की घटनाओं का, कि उन्होंने कहा जब वो हमारे लोगों को मॉब लिंचिंग कर सकते हैं तो हम यहाँ पर हिंदुओं की भी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है ना। मेरा तो ये कहने मतलब है, भारत की विदेश नीति फेल हो गई है और उसकी वजह से ये सब हमें देखना पड़ रहा है। उसके अलावा गोदी मीडिया, जो मोदी का अपना मीडिया है, गोदी मीडिया आज फर्जी न्यूज़ें चला करके बांग्लादेश में, भारत में युद्ध हो रहा है, और वहाँ पर ऐसे ही गोदी मीडिया वहाँ पर भी जो यूनिट सरकार के गोदी मीडिया है वो वहाँ भी कर रहा है। यानी एक दूसरे अफवाह फैला रहे हैं। उन अफवाहों का ये परिणाम निकल रहा है कि बहुत पूरे विश्व के अंदर में इसी का गलत संदेश जा रहा है। आप ये देखिए, दीपू दास जो वहाँ पर जो लड़का खत्म हुआ, उसके बारे में विश्व के अंदर किसी देश ने वो नहीं किया, शोक संवेदना व्यक्त नहीं की, लेकिन रशिया ने की। क्योंकि रशिया हमारा सबसे पुराना और विश्वसनीय मित्र है। वो नेहरू जी के टाइम के बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो उनसे प्रगाढ़ संबंध बना लिए। जब अमेरिका ने हमें थ्रेट दी तो वो हमारे भाई की तरह आकर के उसने हमारी सपोर्ट किया। सन 71 के अंदर में लड़ाई के अंदर में उन्हें सपोर्ट किया रशिया ने, और इनको जो है अपनी जो 7वां बेड़ा इन्होंने यहाँ भेज दिया था अमेरिका को, उनको बैकफुट पे जाना पड़ा। तो आप ये देखिए कि ये सब मोदी सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। आज उनकी विदेश नीति फेल हो चुकी है। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आने वाले चुनाव के अंदर में, यहाँ भी चुनाव होने वाले हैं अगले साल, 1 साल बाद, और वहाँ पे तो अगर इसी फरवरी में ही चुनाव है बांग्लादेश के अंदर में।
बांग्लादेश में जो चुनाव हैं, ये चुनावों के अंदर में से अपने आप को राष्ट्रपति बनवाने के लिए, वहाँ का प्रधानमंत्री बनने के लिए यूनिट सरकार जो है तो वो इस तरह की हत्याएं करवा सकती है, लेकिन ब्लेम भारत पे आ रहा है ना। और यूपी में भी जो, भारत में भी जो अब आने वाले चुनाव अगले साल होने वाले चुनाव हैं, वेस्ट बंगाल में वहाँ चुनाव होगा। मुझे तो ये लगता है कहीं यूनिट सरकार की और मोदी जी की मिली भगत तो नहीं है कि तुम उधर हिंदू को मारो, इधर हम जो है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के अंदर में अपनी सरकार बना लेंगे, पूरे उधर तो बांग्लादेश में तुम अपनी बना लो। ये मिली भगत भी हो सकती है कि नहीं? आपको समझने की बात है कि ये जो है सब प्लानिंग के तहत हो रहा है। वहाँ पे जो हत्या हुई है वो प्लानिंग के तहत हुई है बांग्लादेश के अंदर में, है ना। और यहाँ पे भी ये जो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, वहाँ पे SIR चल रही है। SIR के अंदर में जो नाम काटे जा रहे हैं, फर्जी नाम जो है, फर्जी मैपिंग हो रही है। इसके अंदर में जो महिलाएं जिनकी शादियां हो गए, जैसे कोई कहीं दूसरे जिले की है, किसी दूसरे गांव की है, उसकी मैपिंग जो है नहीं हो पा रही है बहुत सी महिलाओं की, क्योंकि वो वहाँ पे लाके नहीं दे पा रहे हैं, है ना। तो उनकी गलत मैपिंग की जा रही है ना। उनकी जो है मैपिंग गलत करके फर्जी वोट हो गया वो। एक तरह से मैपिंग गलत का मतलब वोट ही फर्जी हो गया वो। हमारे एक रिश्तेदार की यहाँ पे जो है मैपिंग गलत कर दी गई है। हमारे बहन की दौरानी है, उनको जो मैपिंग गलत कर दी गई है, जबकि वो 2003 के अंदर से चुनाव वो वोट देती चली आ रही हैं। उसके बावजूद उनके वोट की मैपिंग कर दी गई है, क्या नाम है, ये अपने कासगंज में, है ना। तो जब उसने BLO को जो हड़काया, तो BLO बोला मैं आपकी मैपिंग सही कर रहा हूँ, मैं आपकी मैपिंग कर दूंगा, मैं आपका वोट खराब नहीं होने दूंगा, जाने नहीं दूंगा। तो ये सब चल रहा है यहाँ पे। अब आने वाला, क्योंकि ये सब इसलिए किया जा रहा है कि बिहार में तो इन्होंने बेईमानी से जीत ली है, अब यूपी को भी ये जीतना चाहते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी ऐसा कभी नहीं होने देगी जैसा बिहार में हुआ है। उसके लिए समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता तन मन धन से जो है लगा हुआ है। सुबह से SIR के अंदर में करवाने में, हर बूथ के ऊपर में अपने एजेंट उन्होंने बना दिए हैं, BLA बना दिए हैं, तो वो सब लगे हुए हैं, है ना। उसके अलावा हमारा जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इसी मुद्दे को लेकर के हर एक व्यक्ति को सजग कर रहे हैं, और इन लोगों के काले चिट्ठे, जो काले कारनामे हैं, उनका खुलासा कर रहे हैं। उसकी वजह से इनमें हड़कंप मचा हुआ है। आजकल जो है एक मुद्दा उसका चल रहा है, ये बच्चों की जो कोल्ड कफ सिरप जो है, कफ सिरप का मुद्दा, जो उसके अंदर में जो मैन्युफैक्चरर है वो भारतीय जनता पार्टी का बताया जा रहा है, और ये जो है अपने उसको बचाने के लिए ये ब्लेम कर रहे हैं दूसरी अदर्स पार्टियों के ऊपर में। अखिलेश यादव जी ने इनका भंडाफोड़ कर दिया है। आने वाले समय के अंदर में PDA की जो है सरकार बनेगी। PDA ही इस देश के अंदर में संविधान को बचा सकता है। भारत देश के संविधान को अगर बचाना है तो हमारे PDA को मजबूत करना होगा, और आने वाले 2027 चुनाव में हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता जुट करके अखिलेश यादव जी को दोबारा से और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की शपथ ले चुका है। वो आने वाले समय के अंदर में अखिलेश जी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, और PDA सरकार बनाने के लिए हम तैयार हैं, हमेशा के लिए तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, भारत में सांप्रदायिक उन्माद 2014 से, ख़ास तौर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बने हैं, मॉब लॉन्चिंग इस देश के अंदर बढ़ी है। क्योंकि जब 2014 प्रधानमंत्री थे तो गौतम बुद्ध नगर में जो मॉब लॉन्चिंग हुई, और एक मुस्लिम भाई को ईद के दिन गाय के मांस के शक में उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। उसमें 8-10 लोगों को पुलिस ने मुलजिम बना करके भेजा। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्य जी ने और भारत सरकार के कानून मंत्रालय ने राज्यपाल को परामर्श दे करके, और राज्यपाल के द्वारा सरकार के थ्रू DM को, और DM से लेकर के DGC और ADGC को
ये प्रार्थना पत्र लगवाया कि जो मऊ लिंचिंग में हत्या हुई उस मुकदमे को गौतम बुद्ध नगर वाले को वापस ले लिया जाए। लेकिन मैं साधुवाद दूंगा उस न्यायप्रिय दुबे नाम के जज साहब जो गौतम बुद्ध नगर के हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की अर्जी को, अखलाक नाम का व्यक्ति था जिसकी मऊ लिंचिंग में हत्या की गई, उन्होंने सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया। और यही नहीं, सख्ती के साथ आदेश दे दिया कि जनवरी में इस मुकदमे की प्रतिदिन सुनवाई होगी और अगर कोई किसी साक्षी पर भय हो, दबाव हो तो मुझे बताएं। तो अभी न्यायपालिका में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठते हैं जजों पर, लेकिन आज भी जुडिशरी में ऐसे जजेस हैं जिनकी वजह से न्यायपालिका पर साख बनी हुई है। क्योंकि प्रजातंत्र के 4 स्तंभ हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और स्वतंत्र मीडिया। लेकिन देश का दुर्भाग्य है, आज मीडिया जनता की स्वतंत्र आवाज़ उठाने के कॉरपोरेट जगत बन गया है और वो सरकार के अधीन कार्य कर रहा है। तमाम पत्रकार ही उसको जो है रवीश कुमार जैसे कहते हैं मोदी मीडिया। तो एक मीडिया पर किसी सरकार के अधीन होना बहुत बड़ी दुख की बात है और ये प्रजातंत्र के लिए खतरा है। दूसरा, सबसे बड़ा विश्वसनीय सरकार के बाद में अगर कोई बचता है, अगर सरकार निरंकुश होती है, अन्यायकारी होती है, तो जुडिशरी से उम्मीद होती है। लेकिन जुडिशरी पे भी बहुत सारे प्रश्न लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जजों पर उठे हैं। लेकिन वहीं दुबे जी जैसे, गौतम बुद्ध नगर के जज साहब जैसे लोगों ने जुडिशरी की साख बचाई है। इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देना चाहूँगा। अखलाक के बाद में पूरे भारत में जगह जगह बहुत सारी मऊ लिंचिंग हुई हैं। कहीं गौमांस के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर ये मऊ लिंचिंग हो रही हैं। और इसी की प्रतिक्रिया जब यह मुसलमानों के साथ हो रही है तो उसी की प्रतिक्रिया हमें पड़ोसी राज्य बंगाल में देखने को मिल रही है। बंगाल में हिंसा की शुरुआत तो काफ़ी प्राचीन है। बंगाल की शुरुआत ही हिंसा से हुई और हिंसा का समाधान आज़ादी से पूर्व बौद्ध सत भारत रत्न भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया था। वो हाले लोगों को रास नहीं आया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज़ादी से पूर्व और भारत विभाजन से पूर्व एक पुस्तक लिखी थी, थॉट ऑन पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के हिंदू और मुस्लिम नेताओं को समझाने का प्रयास किया। उनका प्रयास था पहले तो भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए और अगर होता भी है संप्रदाय के आधार पर, कट्टरपंथी नहीं मानते हैं, तो एक प्लानिंग बना करके समयबद्ध तरीक़ा से एक एक हिंदू को पाकिस्तान से भारत लाया जाए और भारत से एक एक मुसलमान को सम्मान के साथ पाकिस्तान भेजा जाए और सभी को पुनर्वासित किया जाए। यह काम महीने में, 2 महीने में, साल में, 2 साल में हो सकता था। कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन खून खराबा नहीं होता। लेकिन तथाकथित उस समय के जो नेता थे उन्हें जल्दबाजी पड़ी कि हम पहले प्रधानमंत्री बहुत जल्दी बन जाएं, इसलिए भारत का विभाजन हुआ और लाखों लोग बेमौत मारे गए। भारत का विभाजन ही हिंसा पर और धार्मिक घृणा के आधार पर हुआ है। वह घृणा आज भी बरकरार बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में उसी का दुष्परिणाम है। आपने देखा होगा जुलाई 2024 में शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, उनके शासन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो जुलाई 2024 में वहाँ जो हिंसा उठी और हिंसा का कारण था भ्रष्टाचार का बढ़ावा, अराजकता का बढ़ावा,
रोज़गार न उपलब्ध होना, भेदभाव के कारण वहाँ जनता उग्र हो गई और बहुत सारे ऐसे असंवैधानिक कारण थे जिनकी वजह से वहाँ की जनता रुष्ट हुई, उग्र हुई और शेख हसीना को वहाँ की जो सेना थी और उस सेना का सेनापति भी उनका सगा रिश्तेदार था, उसने भी कह दिया कि हम 4 घंटे आपको देते हैं, यहाँ से आप अपनी जान बचा के देश छोड़ के चले जाइए, नहीं तो सेना भी आपको जान नहीं बचा पाएगी। मजबूर होकर के उन्होंने भारत सरकार की शरण ली और यहाँ उनकी प्राण रक्षा की और तभी से वहाँ अंतरिम सरकार के रूप में मोहम्मद यूसुफ खान की सरकार है। वह सरकार भी लोगों को आंतरिक शांति व्यवस्था नहीं दे पाई, लोगों को रोज़गार नहीं दे पाई, भ्रष्टाचार कम नहीं कर पाई, भेदभाव कम नहीं कर पाई और 2026 में वहाँ चुनाव होना है। उस चुनाव को उन्हें मालूम है कि मैं अंतरिम सरकार में कुछ राहत नहीं दे सका जनता को, तो मैं दोबारा नहीं आऊँगा। और जब नेता को ऐसा लगता है कि हम ईमानदारी से सत्ता में जनता के काम करके नहीं आ सकते, तो धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं और यही स्थिति बंगाल में हुई। वहाँ एक युवा छात्र नेता था उस्मान हादी, वो बहुत जनप्रिय युवा छात्र नेता था। उसकी 12 दिसंबर 25 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहाँ के नौजवानों ने मोहम्मद यूसुफ खान सरकार से मांग की कि अविलंब उसके हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। 1 हफ्ते तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जनता का आक्रोश बढ़ता गया, उग्र रूप धारण करता गया। इसी दरमियान उसमें आग में घी डालने का काम कुछ सांप्रदायिक लोगों ने किया जो कट्टरपंथी सांप्रदायिक थे। उन्होंने 18 तारीख की रात्र को दीपू चंद दास नाम का एक गरीब हिंदू व्यक्ति था, उसे एक कारखाने से लाया गया और कारखाने से बाहर ला कर के धार्मिक उन्मादी कट्टरपंथी लोगों के सामने लाने वालों ने कहा कि ये व्यक्ति दीपू चंद दास जो है हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब पर गलत टिप्पणी कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है। और जो कट्टरपंथी होते हैं वो किसी भी धर्म के हों, मजहब के हों, संप्रदाय के हों, उन्हें सत्य का एक ही पहलू दिखाई देता है। उनकी नज़र जो होती है वो अपने ही सत्य पर होती है, उसके दूसरे पहलू पर वो सोचने समझे कि उनकी शक्ति नहीं होती। इसलिए उन्होंने उनकी बातों पर विश्वास करके कि इसने जो है हज़रत मोहम्मद साहब का अपमान किया है, उसकी बेरहमी से पिटाई की और पिटाई करने के बाद में उसे एक पेड़ से बांधकर आग लगाकर हत्या बेरहमी से कर दी गई। ये जघन्य अपराध है और वहाँ की सरकार पर जो है विफलता का बहुत बड़ा आरोप है। यही नहीं, वो उन्माद इतना बढ़ता गया आज कि वहाँ एक 7 वर्ष की लड़की की हत्या कर दी गई। आज पश्चिम बंगाल में जहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, वहाँ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और तमाम हिंदू कट्टरपंथी संगठन जो हैं मांग कर रहे हैं कि बंगाल में हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, हिंदू समर्थक संगठनों तथाकथित जिनके मैंने नाम बताए, बहरहाल मैं तथागत बुद्ध को मानने वाला हूँ, अहिंसा में पूर्ण विश्वास रखता हूँ। हम गौ हत्या को छोड़ो, जीव हत्या किसी भी की हो उसको भी पाप समझते हैं। किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, जी और जीने के सिद्धांत पे हम जो है विश्वास रखते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें बंगाल में जो हुआ, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ कि सरकार की। लेकिन साथ ही साथ हिंदूवादी भारत के जो संगठन हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, कभी बिहार में चुनाव हुआ है, वहाँ एक वाल्मीकि को हिंदुओं ने पीट पीट कर जान से मार दिया। राजस्थान में एक छात्र को पानी पीने के नाम पर मार दिया। आपके हाथरस में एक वाल्मीकि महिला को हिंदुओं ने ही बलात्कार करके और सरकार के माध्यम से, पुलिस के बल से रात्र में जला दिया गया। आपके पड़ोसी जिला कासगंज में एक जाटव की बारात हिंदुओं ने रोक दी।
तो जब हिंदू भारत के दलितों पर बेइंतहा हिंसा करते हैं, उनकी गोली मार करके, सामूहिक बलात्कार करके, अपमानित करके, जला करके और घोड़ी से उतार कर हत्याएं कर देते हैं, तब ये तथाकथित हिंदू संगठन बजरंग बल, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद किसी अन्य अत्याचार करने वालों के खिलाफ क्यों नहीं प्रदर्शन करते? तब क्यों साइलेंट हो जाते हैं? आरएसएस की एक विंग है जिसका नाम है दुर्गा वाहिनी, और जब दलित महिलाओं की बारात रुकती है, आपके मथुरा में रोकी गई और आपके कासगंज में रोकी गई, तो ये दुर्गा वाहिनी की महिला शक्ति वहाँ क्यों नहीं जाती कि वो दलित कन्या भी तो हमारी एक महिला है? वो वहाँ थाने का घेराव क्यों नहीं करती? वो क्यों नहीं कहती कि नारी सम्मान की हम रक्षा करेंगे? दुर्गा वाहिनी का क्या काम है? इससे ये सिद्ध होता है कि ये तथाकथित भारत पर जो काबिज सरकार में लोग हैं, वो दलितों को हिंदू नहीं मानते, वो पिछड़ों को भी हिंदू नहीं मानते। कुछ स्वार्थ के लिए पिछड़ों को साथ रख लेते हैं। अगर वो पिछड़ों को ही हिंदू मानते तो आपके इटावा में जो भगवान की कथा बोलने वाला पंडित था यादव, उसको पंडितान का मुंह थोड़ी पिलाते। अरे ऐसे अपमानित करने वाले लोगों को सख्त शीघ्र सज़ा होनी चाहिए, एक नज़ीर बतौर होनी चाहिए। और अगर हिंदू हिंदू सब एक हैं तो हिंदू द्वारा हिंदू का बेवजह अपमान जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। यह किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है जो सरकारों में बैठे हुए नुमाइंदे हैं। जो सरकार में नुमाइंदे बैठे होते हैं उनका धर्म ग्रंथ होता है भारतीय संविधान। सरकार संविधान से चलती है और वो राज ग्रंथ होता है, राजधर्म ही सर्वोपरि होता है। और वह राज ग्रंथ जो होता है, भारतीय जो संविधान होता है, वो सभी धर्म, संप्रदाय, मजहब और संस्कृति के संरक्षण की बात करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शपथ लेने के बाद में उस व्यक्ति को संविधान में पूर्ण आस्था रखनी चाहिए और संविधान के नियमों का, संविधान धर्म का, राजधर्म का पालन करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है, वो किसी एक धर्म को बढ़ावा देता है और दूसरे धर्म की आलोचना करता है या दूसरे धर्मों को अपमानित करता है, तो वो सही मायने में राजधर्म का पालन नहीं कर रहा, वो संविधान का पालन नहीं कर रहा, वो आदमी प्रजातंत्र का रक्षक नहीं हो सकता। प्रजातंत्र अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें गरीब, अमीर, सभी धर्म, संप्रदाय, मजहब के लोगों का संरक्षण करना, उसमें सौहार्द बनाए रखना उसका कर्तव्य होता है। लेकिन हमने देखा है, मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी वहाँ देश का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। और आपके भारत में प्रधानमंत्री के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बने हैं, तब भी देश में, प्रदेश में जाति दंगा और ज़्यादा बढ़े, जाति उन्माद ज़्यादा बढ़ा है। और ये खुल कर के, ये मैं नहीं कह रहा, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2024-2025 के हेट स्पीच आंकड़े की एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। उसमें ये प्रकाशित किया गया है कि विश्व में सबसे ज़्यादा हेट स्पीच देने वाले अगर नेता हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर के नेता हैं। तो जब राजा ही हेट स्पीच बोलेगा, एक धर्म और मजहब को बढ़ावा देगा, वो प्रजातंत्र का संरक्षक कैसे हो सकता है? वो देश का सभी जनता में अमन चैन कैसे रख सकता है? लेकिन कुछ लोगों को भड़का करके, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके सत्ता में बने रखना ही वो अपना राजधर्म समझते हैं, तो ये गलत है, ये संविधान के विरुद्ध है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, यह संदेश देना चाहूँगा कि भारत की जनता समझे, किसी के उकसावे में ना आए,
धर्म के नाम पर कोई भड़काऊ भाषण या झगड़ा फसाद या मॉब लिंचिंग न करे। अभी देखिए केरल में एक राम नारायण नाम का बघेल था जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। बेचारा मेहनत मजदूरी के बहाने वहाँ गया करने के लिए और वहाँ वो बेचारा भटक गया, नया नया रास्ता भटक गया। कुछ लोगों ने पूछा, वो बेचारा सहम गया तो वैसे ही कह दिया तू बंगाली है। और उसने कहा या नहीं कहा, उस पर आरोप लगा कि हाँ ये बंगाली कह रहा है, उसे मार के मार दिया। ये केंद्र की सरकार करवा क्या रही है? आज देश का नागरिक सुरक्षित नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भारतीय नागरिकों को शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, मान सम्मान की रक्षा देने में पूर्ण रूप से विफल है। और मैं आवाम से अपील करूँगा कि वो पहचाने भारतीय संविधान के अनुसार जो राजा सभी धर्म मजहबों को सम्मान दे सके, उनको ही वोट दे करके आगे बढ़ाएं। ख़ास तौर से मैं उत्तर प्रदेश में 2027 में माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के लिए माहौल बना करके वोट दे करके सरकार में लाएं, तभी इस आताताई सरकार से नागरिकों के मान सम्मान की सुरक्षा हो सकती है। अन्यथा अगर इस तरीके से रहा तो अभी तो आपका शिक्षा महंगी हुई है, रोज़गार महंगा हुआ है और कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनी, कोई विकास नहीं हुआ खास। ये केवल कॉरपोरेट जगत को पैसा दे दिया गया, देश पूरा गिरवी रख दिया गया। इससे देश को बचाना है, जनता के सम्मान को बचाना है तो 2027 में समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाना है। इसी के साथ में मैं अपनी बात को विराम दूंगा। मेरी बात को आपने सुना, बहुत बहुत साधुवाद।